गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है ना। देखो प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को क्लियर कर चुके हैं। वहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी एग्जांपल्स थे, वो सब हमने क्लियर कर लिए थे। अब मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा वो। आप वहाँ से जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वहाँ से करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या तो आपके पास जो एप्लीकेशन है वहीं पर भी आप कॉमेंट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9829 720481। आप इसके ऊपर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो हम ये कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी उसको आपको सॉल्व करके भेज दूं, ठीक है। ओके बेटा, देखो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी वक्र हमारे पास आता है, दो चैप्टर अपने 12th क्लास के अंदर, एक तो एरिया अंडर द कर्व और एक हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामन, और वक्रों का पृष्ठीय क्षेत्र, वक्रों का क्षेत्रफल है ना, वक्रों से रिलेटेड क्षेत्रफल। इन दोनों चैप्टर्स में हमारे पास कुछ डायग्राम्स हमारे पास आएंगे, जैसे रेखा हो गई, वृत्त हो गया। तो इन सब के इक्वेशंस देखकर हमें उनके डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास समीकरण दिए गए हैं तो उन समीकरणों से हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक बात और ध्यान देना बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर हम जितनी भी ये हमारी आप मान सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को बोल सकते हैं कि हमें इतना स्किल हमारी डेवलप नहीं की जाती है ना। अगर मैंने कहीं पर इक्वेशन लिखा, क्या मैंने कहीं पर ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर लिखा -2x + 3, मैंने कहीं पर ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर -2x + 3। मैं आप बच्चों को पूछूंगी बेटा ये क्या है, तो आप मैक्सिमम कई बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो कह देंगे सर ये कुछ नहीं, एक द्विघात समीकरण है, इतना बोल पाएंगे। लेकिन मैं आपको पूछूं ये द्विघात समीकरण बताता क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे काम क्यों आ रही है ना। तो हम आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर सकता हूं या बाहर की भी, इतना मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नहीं पता है कि इक्वेशन जो है, हमें ये पता है एक समीकरण है, लेकिन ये समीकरण किसकी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस बात को ये बता रही है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अगर मैं कहीं पर ऐसा लिख दूं, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है fx = 2x + 5, ये कहीं पर एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब मैं कह दूं ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन किसको बता रहा है, हमारे दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर ये फंक्शन किसको बता रहा है। तो आई थिंक सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली बता किसको रहा है ना। तो ये सब चीजें जो होती है, वैसे आप इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको मेरा बताने का पर्पज क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई भी समीकरण नहीं है। गणित में हम जितने भी समीकरण पढ़ रहे हैं उन समीकरणों में ऐसा एक भी समीकरण नहीं है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ना हो। हम जो प्रोग्रामिंग्स कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, है ना, या फिर एसी के अंदर फंक्शनैलिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल में या मैकेनिक्स में आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जो इक्विपमेंट है, उन सब के अंदर ये क्या होता है, हमें उनके ऊपर काम करने के लिए पहले हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसकी समीकरणें बनानी पड़ती है। वो समीकरणें आपको बताती है कि उसमें चेंज किस हिसाब से हो रहा है, और उसके आधार पर हम उस चीज को बहुत अच्छा बना पाते हैं। इंजीनियर्स यही करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें, जैसे मैंने कहा ये इक्वेशन किसका है, तो आप एक अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इक्वेशन किसका हो सकता है। ये हो सकता है कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो, है ना, उसका कोई इक्वेशन हो सकता है, कोई भी एक पैराबोलिक पाथ है, ये वो हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ये बताया नहीं जाता है। अगर आप इन सब बातों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो या तो अपने टीचर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या दूसरा कि आपके पास आज इतनी फैसिलिटी आपके पास है, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, आप गूगल करके इन सब चीजों को पता कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या हो सकती है, एक क्यूबिक इक्वेशन जो है उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या हो सकती है, हम मॉड्यूलस फंक्शन को काम कहां कहां लेते हैं, है ना, हम GIF महत्तम पूर्णांक फलक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हम कहां कहां पे
काम लेते हैं, सिग्नम फंक्शन है ना, चिन्ह फलन, इन सब फलनों को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे क्यों काम आते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, एक दो जोक बनते हैं है ना, कि बच्चे बोलते रहते हैं कि आप जो पढ़ चुके हैं, जैसे मान लो जिन्होंने अपनी आज 40-45 साल के हो गए, उनका कई बार एक जोक आता है कि जब अपने स्कूल के टीचर से मिलूंगा तो उसको पूछूंगा जो आपने साइन थीटा लैम्डा लहसुन वो सब पढ़ाया था है ना, वो हमारे किस काम का डेली लाइफ में। तो मेरा उन ऐसे बच्चों को एक ही जवाब है कि बेटा जो समझाया गया था वो क्या था, वो एक बोल सकते हैं कि हमारी बुक में जो नॉलेज था हमने आपको वो दिया था, लेकिन उसकी जो ब्रॉडनेस है ना, वो हमने ना तो खुद ने कोशिश की ना टीचर ने कोशिश की आपको उसको बताने की। तो हमारे लिए यही होना चाहिए कि आप थोड़े क्यूरियस रहें, आप थोड़े उत्साहित रहें उन सब चीज़ों को देखने के लिए, या अपने आप इंटरनेट के अंदर आप और चीज़ें देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन 1/x का ग्राफ क्या होता है, आपने सब बच्चों ने साइन एक्स का ग्राफ तो सीखा है कि सर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। ये अगर मैं आपको कहूँ साइन 1/x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूं कि आप इंटरनेट पे देखोगे आपको मिल जाएगा। ये साइन 1/x का ग्राफ ऐसे हो जाता है ये। अब इसका कोई रीजन पूछे आपको कि बेटा ये क्यों हो जाता है ना, तो इसका भी बहुत इजी है ये सब कि सर यहाँ पे जैसे x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो साइन 1, 2 रखा साइन 2, साइन 3, साइन 4 ये बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने 1 रखा तो 1/1 1 होता है, फिर आपने 2 रखा 1/2, 1/3, 1/3, मतलब जो मान बढ़ना चाहिए था 1, 2, 3, 4, अब वो क्या हो रहा है 1, 1/2, 1/3, 1/4, वो जाना दूर चाहता था लेकिन अब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग गई, तो इसलिए वो वैल्यू जो आगे ऐसे प्रसारित जो होता था वो प्रसारित नहीं हो पाएगा, वो इधर का इधर ही सिमट के ऐसे रह जाएगा और ये ऑसिलेट करने लग जाएगा किससे किसके मध्य, -1 से 1 के मध्य। ये आपको डिफरेंशिएशन में सर ने बताया होगा कि साइन 1/x cos 1/x जो होते हैं वो एक निश्चित राशि नहीं होते हैं, ये -1 से 1 के मध्य क्या करते हैं, दोलन करते हैं। ये बातें जो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी आपके लिए, कोई बच्चों को अगर बोरिंग लग रही है तो हो सकता है, लेकिन ये चीजें आपके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जब तक हमें इन सब चीजों के थोड़ा फेमिलियर नहीं होगे आपको कंपटीशन में इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप थोड़ा क्यूरियस आपको होना पड़ेगा है ना। तो मैं बेटा क्या बता रहा था, मैं आपको थोड़े से बोल सकते हैं मैथमेटिकल मैं आपको ग्राफ बताऊंगा आज है ना, जिनमें हम जनरली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक तो हम डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में कि लाइन के डायग्राम्स कैसे होते हैं, फिर मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा, सर्कल मतलब वृत्त, फिर हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पैराबोला वगैरह 11th क्लास में डिस्कस कर चुके इसलिए। पैराबोला एलिप्स मतलब पैराबोला का मतलब परवल है, एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, और फिर हम हाइपरबोला वैसे हमारे पास है नहीं है ना, हाइपरबोला मतलब अति परवल है। फिर हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन सबकी फंक्शनलिटी मैं आपको बताऊंगा। मॉड्यूलस फंक्शन उसके यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज का लेक्चर आपके लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बोल सकते हैं बुक से हटकर है लेकिन बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी किताब से हमारे सिलेबस से हटकर है। सिलेबस में तो ये सब काम आएंगे आपके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम आने वाला है, मॉड्यूलस आपके काम आने वाला है, एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला सर्कल लाइन इन सब के फंक्शनलिटी आपके काम आने वाली है। फिर हम पढ़ेंगे सिग्नम फलन है ना, चिन्ह फलन जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन, इन सब की फंक्शनैलिटी, इनकी ग्राफ्स, इनकी वैल्यूज, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए आज का लेक्चर जो है वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कुछ पार्ट मैं आज आपको करवा दूंगा, बाकी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं बोल सकते हैं कि हम लाइव क्लास में इसको हम क्लियर कर ले। तो जितना आज हो सकता है उतना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलो देखना बेटा, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान देना कि केवल एक घातीय समीकरण जो होती है, अब बच्चे को समझ में आना चाहिए कि सर एक घातीय बोल रहे हैं मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 हो, ना तो 1 से कम हो और ना 1 से ज्यादा हो, ये बात क्लियर होनी चाहिए है ना। तो एक घातीय समीकरण जो होते हैं उनका ग्राफ है ना सदैव और सदैव क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। एक घातीय जो भी समीकरणें होती है, एक घातीय मतलब कैसे भी हो सकती है बेटा, वो 2x + 5, अधिकतम घात कितनी x के ऊपर, एक घातीय है ना। कहीं पे हो सकता है 5x - 2 y = 2, ये इक्वेशन जो बन रही है ये क्या है, एक घातीय है। अगर मैंने कहीं पे लिखा y = x या x + y = 5, ये जो समीकरण मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कैसे भी हो सकते हैं बेटा, ये है ना, y = 3/2x - 5/2
ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी इक्वेशन बन सकती है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें x और y की जो भी चर है उनकी अधिकतम घात जो है वो कितनी है, पूरी समीकरण के अंदर अधिकतम घात 1 है, इनके ऊपर घात कितनी है, 1 है। तो ऐसे कोई भी समीकरण जो क्या हो, एक घातीय हो, उनका डायग्राम जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, एक रेखा बनता है। अब रेखा में भी हमारे पास अलग अलग वैरायटी है, हम पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम हमारे सर्कल पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा एक छोटी सी बात याद रखना कि केवल एक घातीय समीकरण जो होते हैं, केवल उनका डायग्राम क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, केवल और केवल एक घातीय। एक घाती के अलावा कोई भी घात हुई, कोई भी घात अगर हुई तो उसका डायग्राम कभी भी सरल रेखा नहीं बन सकता है, उसका डायग्राम कभी भी सरल रेखा नहीं बन सकता है। कोई एरोप्लेन है, अगर वो एक सीधी रेखा में जा रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो उसके पथ का समीकरण जो होगा वो सदैव एक घातीय होगा। आपको अपने आप से कई बार इक्वेशन बनानी पड़ जाए ना, तो आप उसका देखोगे कि हाँ उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना टाइम पीरियड वो ले रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये सब चीजें देखकर हमें उसका समीकरण बनाना होता है। लेकिन मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, उसका पथ अगर वो सीधी रेखा में जा रहा है तो इसका मतलब उसका जो पथ रहेगा वो सदैव और सदैव एक घातीय पथ होगा। अगर वो कहीं पर भी थोड़ा सा मुड़ गया है ना, या जैसे हम गाड़ी बाइक जो आप चला रहे हैं, अगर वो एक सीधी रेखा में चला रहे हैं तो आपका पथ जो रहेगा वो एक घातीय होगा। लेकिन जैसे आप टर्न कर रहे हैं तो टर्न करते समय आप में कुछ कर्व आया है, तो वहां से एक बात आपको समझ में आ गई, इस टर्न का अगर मुझे समीकरण, या फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है ना, तो इस जैसे टर्न में करूंगा, अब इसका समीकरण जो बनने वाला है वो एक घातीय तो नहीं होगा, वो द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक घातीय नहीं होगा। तो ये बात दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए क्या, कि सरल रेखा केवल उन्हीं फलनों, उन्हीं समीकरणों की बनती है जिनकी अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है, एक होती है। तो आई थिंक अब किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं पूछ लेता हूं कि मुझे बताओ बेटा कहीं पर ऐसा लिखा है 2x + 5y = 7, मैंने कहा इसका समीकरण क्या बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो सारे बच्चे एक सुर में बोल देंगे कि सर इसका ग्राफ जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। कहीं पे भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आपको कहा, देखना बेटा हर चीज अच्छी लगेगी आपको, मैंने लिखा y = 2x, इतना सा लिखा है ना, तो इसमें क्या है, y के ऊपर अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है, तो इसका डायग्राम भी हमेशा क्या बनने वाला है, सरल रेखा बनने वाला है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं पर केवल लिखा होता है y = 2, कहीं पर केवल लिखा होता है y = 2। अब मैं पूछूं इसका डायग्राम, तो बच्चे को वापस दिमाग खराब। लेकिन दिमाग खराब करने वाली बात ही नहीं है, मैंने जो बात बताई है बस उस पर ध्यान रखो कि सर अधिकतम घात 1 है, चर के ऊपर अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ भी है वो भी क्या बनने वाला है, एक सरल रेखा बनने वाला है। छोटी छोटी होती है बेटा, हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप गलतियां ना करें डायग्राम बनाने के अंदर। क्या छोटी सी बात समझ गए कि अगर किसी भी समीकरण के अंदर वो समीकरण भले कितनी बड़ी है, भले वो समीकरण कितनी छोटी है, अगर उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसका डायग्राम जो बनेगा वो सदैव क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। अगर वो द्विविमीय है, अगर आगे हम पढ़ेंगे फिर समतल वगैरह बनने के बारे में, लेकिन यहां तक के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अब देखना बेटा, मैंने क्या ना, रेखा हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में है, हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन के बारे में, लाइन रेखा जिसे हम बोलते हैं रेखा, अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है ना, कोरोना हो रहा है उसको। ओके देखो, लाइन में बेटा 3 वैरायटी हमारे पास है। एक तो वो होती है, देखो एक समीकरण में लिखता हूं, व्यापक समीकरण ax + by + c = 0। मैं सब कुछ एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और कुछ अच्छा आपको बता के निकलूंगा आज की क्लास से, लेकिन बशर्ते आप क्लास में अच्छा फोकस करें, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एक व्यापक समीकरण होती है। व्यापक समीकरण का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी प्रकार की समीकरण है उन सबको अकेली समीकरण निरूपित कर दे, है ना। जैसे हम मान लो कोई जितने भी व्यक्ति हम हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे हम 6 अरब के आसपास बताते हैं, इंडिया के अंदर हम 1.25 अरब हैं, है ना, 125 करोड़ के आसपास। तो ये जितने भी व्यक्ति है सबके अलग अलग नाम है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। लेकिन अगर मैं सबको एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं,
कि ये सब क्या है, एक इंसान है। तो वो इंसान वर्ड जो है वो हम सब का क्या है, एक व्यापक रूप है। अब इस व्यापक रूप में से अलग अलग बातें निकल रही है कि वो व्यक्ति जो इस धर्म को मानता है वो हिंदू है, जो इसको मानता है वो मुस्लिम है, जो ये मानता है वो उसका पंथ ये है, उसकी विचारधारा ये है तो वो ऐसा है, उसकी विचारधारा ये है तो वो ऐसा है। लेकिन उन सब का वो सब मिलकर क्या है, एक व्यापक रूप उसका क्या है, एक इंसान है। वैसे ही बिल्कुल जितनी भी रेखाएं बनेगी, जितनी भी प्रकार की रेखाएं प्रकृति में संभव है, उन सभी रेखाओं का जो मूल रूप है, जो व्यापक रूप है, वो कौन सा है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, रेखा है क्यों, क्योंकि सर अधिकतम घात अगर आप देखोगे तो सर आप देखो x के ऊपर भी अधिकतम घात 1 है और y के ऊपर भी अधिकतम घात 1 है। तो ये समीकरण जो वो किसका है, रेखिक समीकरण है। यहाँ पर बेटा ये जो x और y जो होते हैं, x और y जो हैं, इनको आप सब क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चर। सब बच्चों को पता होगा क्यों बोलते हैं, 11th में बताया होगा आपको सर ने। और यहाँ पर ये a और b जो है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं गुणांक। इसलिए बता रहा हूँ, ये सब काम आने वाला है ना। ये क्या कहलाते हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। और ये c जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अचर, है ना। ये होते हैं, इसे बोलते हैं अचर। किसी समीकरण पोस्टमार्टम यही है कि इसमें एक्स वाई जो होते हैं वो होते चर, ए बी जो होते हैं वो कहलाते गुणांक, और सी जो होता है वो क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। ए जो है वो एक्स का गुणांक है, बी जो है वो वाई का गुणांक है, और सी जो है वो अचर है। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो मैंने कहा इसमें चर कौन कौन से हैं, तो सारे बच्चे बोल देंगे सर x और y इसमें क्या है, चर है। मैंने कहा इसके गुणांक कौन कौन से हैं, तो सर x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। मैंने कहा इसमें अचर पद कौन है, तो आप कहेंगे सर 5 है। इज इट क्लियर टू एनीवन? ओके, अब देखना बेटा, अगर मैंने इस समीकरण के अंदर से अगर 3y वाले टर्म को मिटा दिया, ये आपके पास समीकरण बना 2x प्लस 5, क्या अब भी ये समीकरण है, क्या है, और ये समीकरण किसका है, रेखा का है। बस इसका जो y कॉफिशिएंट था या वो क्या हो गया, 0 हो गया। मेरी बात समझ के, इस समीकरण का हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2x प्लस 0 डॉट वाई प्लस 5 बराबर 0, है ना। अगर इस समीकरण के अंदर से मैं x के गुणांक को 0 कर दूं या y के गुणांक को 0 कर दूं, तब भी ये समीकरण बना रहता है, बशर्ते उसमें या तो एक चर जरूर होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए। अगर दोनों ही चर ना हुए तो वो कोई समीकरण नहीं बन पाएगी। क्या इस बात को सारे बच्चे समझ गए? बहुत ईजी बात है बेटा, थोड़ा सा कोशिश करोगे आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। ठीक है, ओके, आगे देखना बेटा। इसके बाद में अब मैं डायग्राम बनाना बता रहा हूँ आपको। 3 वैरायटी हमारे पास होती है ना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 3 वैरायटी हमारे पास है बेटा। मैं बस वो बताऊंगा जो आपके लिए काम किया, मैं कुछ रटाऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं कि रटना आपको पड़ेगा बहुत बुरी तरह पे, है ना, और फिर आप हर जगह याद रखो। बस मेरी जो बातें वो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप कहीं पर भी काम ले सकते हैं ना, हर जगह आप काम में लेंगे। वैसे आप कुछ एक बातें आप सीख चुके हैं, लेकिन कुछ एक बातें मुझे आपको बतानी है, वो हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर। देखना, समीकरण, रेखा के समीकरण मैंने कहा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो होते हैं जिनमें क्या होता है, चर भी होते हैं, गुणांक भी होते हैं और अचर भी होता है ना। क्या क्या होते हैं? x भी होता है, x भी, मैं इसे राइट बना रहा हूँ, मतलब x भी होता है, y भी होता है और अचर भी होता है। x भी होता है, y भी होता है और अचर भी होता है। एक तो ये समीकरण बनानी। दूसरा क्या बना रहा हूँ, जिसमें केवल x और y होते हैं, केवल x और y होते हैं, अचर नहीं होता है। x भी होगा, y होगा, लेकिन अचर नहीं होगा। तीसरा क्या है? तीसरे में भी हम बोल सकते हैं 2 सब कैटेगरी है। तीसरे की 2 सब कैटेगरी आपके पास है। कौन कौन सी? तीसरे की सब कैटेगरी हम बोल लेते हैं ऐसे, क्या, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तीसरे में क्या क्या है आपके पास, जिनके अंदर आप बोल सकते हैं x है और अचर है, या तो x अचर है या फिर y अचर है, या तो x और y x अचर है या फिर y और अचर है। मैं सबके एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे मेरे साथ। बस थोड़ी देर के लिए बने रहें, जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ आप सब चीज़ें आज सीखे जाएंगे। मैंने कहा रेखा का समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन आपको पता है सर, अगर y को हटा दे तब भी समीकरण बन जाती है, अगर x को हटा दे तब भी समीकरण बन जाती है, यदि अचर को हटा दे तब भी समीकरण बन जाती है। तो इसके आधार पर हमारे पास समीकरण 3 प्रकार की होती है रेखा की समीकरण। एक तो वो होता है जिसमें x भी होता है, y भी होता है और अचर भी होता है। दूसरा
जिनमें x और y होते हैं लेकिन अचर नहीं होता। तीसरे में क्या होता है, x और अचर होंगे या फिर y और अचर होंगे। अब सबके डायग्राम कैसे बनेंगे वो देखना। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा 2x + 3y = 6। मैंने क्या क्या कहा, x भी होता है, y भी होता है और अचर भी हो सकता है। ये 6 इधर आके -6 बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x भी है, y भी है। अच्छा, आपको तो बस इतना देखना है, सब पे घात एक क्या ना, मतलब रेखा तो है। अब रेखा है तो रेखा का कौन सा रूप है, तो x भी है, y भी है, अचर भी है। जब x भी हो, y भी हो, अचर भी हो, तो ऐसी रेखाओं के डायग्राम कैसे बनते हैं, इनमें एक बार x को 0 कर देते हैं और एक बार y को 0। ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, ऐसे और भी बना सकते हैं, मैंने इतने बनाया, ठीक है। ओके, देखना बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 1 2 3। अगर आपके पास x भी है, y भी है, अचर भी है, तो क्या करेंगे, एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को 0 कर देंगे। तो जैसे आपने y को 0 किया, मेरे साथ देखना, y को 0 किया तो क्या आया, 2x = 6। तो x का मान कितना आया, 6/2 मतलब 3। एक बार y को 0 कर दिया तो x का मान कितना आया, 3। तो बस x का मान 3 है ना, तो यहाँ पर एक गोला बना लो। और फिर एक बार y को 0 करना है, एक बार x को 0 करना। तो x को 0 किया, कितना आया, y का मान कितना आएगा बेटा, 2, 6/3 2। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे आप, इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर दो। बस ये डायग्राम किसका बन गया आपके पास, ये डायग्राम बन गया आपके पास 2x + 3y = 6। मेरी बात समझ गए। जब रेखा में क्या क्या हो, x भी हो, y भी हो और अचर भी हो, तब एक बार x को 0 कर देते हैं और एक बार y को 0 कर देते हैं। क्या सारे बच्चे समझ जाए, यहाँ पे आप लिख भी लेने। जब x भी हो, y भी हो, अचर भी हो, तो क्या करेंगे, एक बार x = 0, एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रख के दोनों का आपस में ज्वाइन कर देंगे। एक बार x को 0, एक बार y को 0। क्लियर है सब बच्चों को। ओके, मैंने कहा रेखा में 3 रूप होते हैं। पहला रूप जिसमें x भी हो, y भी हो, अचर हो, तो इसको कैसे हल करते हैं, एक बार x को 0 कर देते हैं, एक बार y को 0 कर देते हैं। दूसरा जिसमें केवल x और y हो, केवल x और y का मतलब, जैसे कहीं पे समीकरण आपके पास ऐसा कुछ लिखा है, y = x, ये भी लिखा हो सकता है, 2y = 3x, ये भी लिखा हो सकता है। इसमें अचर नहीं है, ये गुणांक है, गलती मत करना, है ना। कहीं पर ऐसा लिखा हो सकता है y = 5/2x, कुछ भी ऐसे लिखा हो सकता है, जिसमें केवल x और y हो, अचर ना हो। तो ऐसे समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, इनसे बनने वाले समीकरण जो तो हमेशा मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। जिसमें केवल x और y होते हैं, वो हमेशा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। बेटा आप सब पढ़ चुके हो कि 10th क्लास के अंदर कैसे समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। एक टेबल बनाते हैं, उसमें x और y लिखते हैं, एक बार x को 0 रखते हैं, x के अलग अलग मान लिखते जाते हैं, y के अलग अलग मान प्राप्त हो जाते हैं। वो बेटा एकदम एग्जैक्टली बनाने के लिए होता है, लेकिन रफली हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। आप पूरा टेबल बनाएं, ये सब करें, तो हमें उन सब के लिए ये चीजें पता होनी जरूरी होती है। इनको इक्वेशन को देखते ही, समीकरण देखते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि इसका डायग्राम ऐसे बनने वाला है, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैंने क्या कहा, जिसमें केवल x और y होते हैं, वो क्या होते हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, जैसे ये कोई है, अब मुझे इनमें से किसी का भी डायग्राम बनाना है, तो रफली अगर मैं बोलूं तो सबका डायग्राम, है ना, ऐसे बन जाएगा। मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये y = x का डायग्राम भी यही है, 2y = 3x का डायग्राम भी यही है, और y = 5/2x का डायग्राम भी यही है। बस इसकी स्लोप का फर्क पड़ता जाएगा, लेकिन हमें इसकी स्लोप की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, जिसमें केवल x और y होते हैं, वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। आपको पता है, आप सबने देखा है कि y बराबर, रेखा का रूप क्या होता है, y = mx + c। तो जो x के गुणा में होता है वो उसका ढाल होता है। वैसे आपको ये बात इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे x के गुणा में 1 है, मतलब इस रेखा का ढाल कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 2 इधर आएगा, 3/2, y = mx, m की जगह कितना आएगा, 3/2। इसका ढाल 1 से बड़ा हो गया, मतलब 1.5 हो गया, तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। फिर 5/2 और ज़रा बड़ा हो गया, थोड़ा इधर हो गया। लेकिन आपको इतना मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि समीकरण में x और y है ना, इसका मतलब वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होगी।
क्लियर है? ओके, पहला कौन सा, जिसमें x भी हो, y भी हो और अचर भी हो, वो क्या होता है, एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। दूसरा कौन सा, जिसमें x और y होते हैं, ऐसे समीकरण हमेशा मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है। तीसरा, जिसमें या तो केवल y और अचर हो और या केवल y और x और अचर हो। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, इनके एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं तो जैसे कहीं पर लिखा है, मान लो कहीं पर ऐसा लिख दिया x बराबर 2, तो इसमें क्या क्या है, या तो x और अचर है, या मैंने लिख दिया कहीं पर 2x इक्वल्स टू 5, तो क्या है, x और अचर है ना, तो उधर ले जाएंगे। तो ऐसे समीकरण जो बनते हैं उनका डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ईजी है बेटा ये डायग्राम बनाना भी। कैसे बनेगा, बोर्ड पे देखते हैं। मुझे x बराबर 2 बनाना है ना, x बराबर 2 बनाना है, x बराबर, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, x बराबर तो x पर 2 चलेंगे, x पर 2 चलो, 1 और 2, x पर 2 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो। x बराबर 2 का मतलब x पर 2 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो। अगर आपको कहे x बराबर 5 तो x पर 5 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो। अगर आपको बोल दे x बराबर -3 तो x पर -3 चलो, जैसे इधर बनाता हूं मैं, मुझे x बराबर -3 का डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि सर y पर x पर -3 चलो, तो x पर -3, ये -1 -2 और ये -3 है ना, x पर -3 चलो और y x के समांतर एक रेखा खींच दो, ये -1 -2 -3, तो ये हो गया। समझिए मेरी बात को। यदि आपको x बराबर 5 का बनाना है तो क्या करेंगे, x पर 5 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं 1 मिनट बताता हूँ, कई बच्चों को समझ में है बढ़िया है, नहीं समझ में और बढ़िया है ना, कि हमें पता चल जाएगा ऐसे ही नॉर्मली। ऐसा क्यों होता है, देखो सुनना बेटा, जैसे मुझे x बराबर 2 का डायग्राम पता करना है, x बराबर 2 का मैंने कैसे बताया कि x पर 2 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो, तो ये 1 और ये 2, मैं x पर 2 चला और y x के समांतर रेखा खींच दी ऐसे जी, ठीक है बेटा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ऐसी रेखा बनानी है जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है, x निर्देशांक जो है वो हमेशा क्या रहे, 2। आपने 10th क्लास में आपको सर ने बताया था कि x बराबर 2 का मतलब क्या होता है, y अक्ष से लंबवत दूरी जो है वो कितने, x निर्देशांक का मतलब क्या होता है, y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष ये रहा, इससे लंबवत दूरी आप देखो, ये दूरी जो है वो कितनी है, 2 है, ये दूरी कितनी है, 2 है, ये दूरी x पर देखो कितनी दूरी पे ये x की y 2 दूरी पर, यहाँ पर भी 2 दूरी पर, यहाँ पर भी 2 दूरी पर, ये कितनी भी दूर पे चलेंगे तो x अक्ष पर जो दूरी होगी वो कितनी होगी, हमेशा इस रेखा की 2 होगी। तो इसमें कोई दाव पेच वाली बात नहीं है, इसका मतलब ऐसा ही है कि वो रेखा बनाओ जिसमें x का मान सदैव कितना रहता है, 2। y बदलता जाएगा, ऊपर नीचे जैसे जैसे जाएंगे y बदलता जाएगा, लेकिन x का मान वही रहेगा। लेकिन हमें इतना टेक्निकल होना ही नहीं है, हमें तो सीधी सी बात है, x बराबर 3 का मतलब x पर 3 चलो, y x के समांतर रेखा, y बराबर -5 का मतलब y पर -5 चलो और x अक्ष के समांतर रेखा। अगर कोई बोल दे 2x बराबर 5, 2x बराबर 5 का मतलब x बराबर 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 है ना, 2.5, तो x पर 2.5 चलो है ना। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, मान लो x पर ये हो गया 1 2 3, 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है ना, तो बस ये x पर 2.5 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो। एकदम आसान है, बिल्कुल वैसे ही देखना बेटा। अगर आपके पास क्या है, y और अचर है, अगर y और अचर है तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, y और अचर, जैसे मैंने कहा y बराबर 3, तो अब तो सारे बच्चे समझ गए होंगे, हाँ वेरी गुड, कि सर y पर 3 चलो और x अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। y पर 3 चलो, तो y पर 3 चले, सबसे पहले तो ये हो गया 1 2 3, तो y पर 3 चलो और x अक्ष के समांतर रेखा खींच दो, और ये x अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। बस ये किसका डायग्राम बन गया, y बराबर 3 का। मैंने आपको कहा y बराबर 5 का, तो आप कहोगे सर y पर 5 चलो और x अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। मैंने आपको कहा x बराबर -2 का, तो आप कहोगे सर x पर -2 चलो और y अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। क्या मेरी बात सब बच्चे इसको समझ में आ रही है? तो मैंने बेटा आज आपको रेखा के बारे में बताया, कुछ एक एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, बोर्ड पे देखना।
क्या कि मैंने रेखाओं के आपको 3 रूप बता दिए, रेखाओं के मैंने आपको 3 रूप बता दिए। एक तो वो जिनमें x भी होता है, y भी होता है, अचर भी होता है। इसका की पॉइंट क्या है, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। जिनमें केवल x और y होते हैं, अचर नहीं होता, वो क्या होता है, हमेशा मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। जिनमें x और अचर होता है, तो जैसे x बराबर 2, तो क्या करेंगे, x पर 2 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो। जिनमें y और अचर होता है, जैसे y बराबर 5, तो क्या करना है, y पर 5 चलो और x x के समांतर रेखा खींच दो। ये मेरी बात बेटा, मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आप याद रखना, आपको इतनी हेल्प मिलेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि चैप्टर जो आगे जो आप पढ़ेंगे वो इतने आसान भी थे क्या। लेकिन वो तब आएंगे जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए मैं आपके ये लेक्चर लेके आया हूँ कि हमें पहले इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा क्लियरेंस हो। ठीक है, ओके चलो बेटा, अब मुझे आपको देख के आपको बताना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, आपको ये बताना कि रेखा है किसकी, बस इतना बताना है आपको कि रेखा किसकी है। ठीक है, ओके, बताना जरा ये कैसे बनेगी रेखा। मैं 4 एग्जाम्पल लिखूँगा, 2x + 5y + 7। एक तो ये लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा मैंने 5x - 3y - 15 = 0। थर्ड मैंने लिखा y बराबर 2x + 5, है ना। फोर्थ मैंने लिखा 2y = 3x, है ना। और फिफ्थ मैंने लिखा x - y बराबर 0। और सिक्स्थ मैंने लिखा y बराबर 2। सेवन्थ मैंने लिखा x बराबर -4। एट्थ मैंने लिखा x बराबर a। नाइन्थ मैंने लिखा y बराबर b, है ना। और 10th मैंने लिख दिया आपके पास, मान लो 2 तो बहुत बार हो गया, हम लिख लेते हैं 3x + 5y = 0। बस आपको जो मैंने अभी 3 वैरायटी बताई है उनमें से देखकर आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम किस। पहले तो मुझे बताओ, क्या सारी रेखाओं के समीकरण है क्या, सबके ऊपर एक एक घात है, सबके ऊपर एक एक घात है। इसका मतलब ये सारी रेखाएं जो है वो कौन सी है, सारी के सारी रेखाओं के समीकरण। ये चीज़ तो सबको क्लियर है। दूसरी अब बनेगा कौन सा, तो पहला कौन सा था कि जिनमें x भी होता है, y भी होता है, अचर भी होता है। ऐसे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, एक बार x को 0 करके, एक बार y को 0 करके। मैं 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा भी आपको, लेकिन पहले हम देख रहे हैं वैरायटी कौन कौन सी है। तो पहला वाला मुझे बताना, क्या x भी है, y भी है, अचर भी है, मतलब ये कौन सी वैरायटी है, पहली वाली वैरायटी। इसमें देखो x भी है, y भी है, अचर भी है, तो ये कौन सी वैरायटी, ये भी पहली वाली। इसमें देखो दिख रहा अलग सा है, लेकिन देखो x भी है, y भी है, अचर भी है ना, मतलब ये भी कौन सी वैरायटी है, पहली वाली। ठीक है, ओके। इसमें बताओ सर x है, y है, लेकिन अचर नहीं है, ये तो गुणांक है ना, अचर नहीं है। x है, y है, तो कौन सी वैरायटी होगी, दूसरी वाली, जिसमें केवल x और y होते हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है, दूसरी वाली। इसमें देखो x है, y है, अचर नहीं है ना, इसका मतलब ये भी कौन सी वैरायटी है, दूसरी वाली। इसमें y बराबर 2, y बराबर 2 वाला कौन सा है, तीसरा वाला। y है और अचर है, या x और अचर है, तो ये कौन सी वैरायटी है, ये तीसरी वाली। ये कौन सी वैरायटी, x और अचर, केवल x और अचर है, मतलब ये कौन सी वैरायटी, तीसरी वाली। ये कौन सी है, x और अचर, मतलब ये भी कौन सी है, तीसरी वाली। इसमें x, y और अचर, मतलब तीसरी वाली। समझिए मेरी बात को। और इसके अंदर x भी है, y भी है, लेकिन अचर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी वैरायटी है, दूसरी वाली। मैंने जिसमें 1 पहला टिक लगाया, 1 टिक लगाया, वो पहली वैरायटी है। जिससे मैंने 2 राइट के टिक लगाए हैं वो दूसरी वैरायटी है। जहाँ पे मैंने 3 टिक लगाए हैं वो तीसरी क्वालिटी है, तीसरी कैटेगरी है। ये पहला वाला एक एग्जाम्पल मैं इसका करवाता हूँ आपको। तो मैंने कैसे बताया था, जिसमें x भी हो, y भी हो और अचर भी हो, तो उसका डायग्राम हम बेटा कैसे बनाते हैं कि सर एक बार x को 0 कर लेते हैं, एक बार y को। जो मैं पहले एक बार ऐसे ही आपको कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ बोर्ड के ऊपर। ये बेटा बहुत इजी है, मैं बहुत आसान से करवाना, आपको लग भी रहा होगा सर इतनी आसान चीज़ें क्यों बता रहे हैं, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आपको ये बतानी पड़ रही है। ठीक है, ओके। देखना बेटा, ये x एक्सिस है, सब जानते हैं, ये y एक्सिस है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हो गया आपके पास, मैं सपोज करो इसको 1 बोल देता हूँ, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 ऐसे, ठीक है। ओके, अब मैं इसके ऊपर से नेमिंग भी कर देता हूँ। ये हो गया आपके पास 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे एंड गॉन ऑन। हाँ, ये आपके पास, आपको पता है ऑरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। ओके, अब पहली वाली लाइन बेटा अपन बनाएंगे, देखते हैं जरा। 2x + 5y + 7 = 0। यहाँ पे आपने y को 0 किया, मैं समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2x + 5y + 7 = 0। तो आपको पता है x भी है, y भी है, अचर भी है, तो कैसे बनाएंगे? एक बार x को 0 कर देंगे, एक बार y को 0 कर देंगे। तो आपने y को 0 किया तो कितना आया? ये 7 उधर जाएगा तो माइनस के साथ 2x बराबर माइनस 2x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर -7 बटा 2, -7 बटा 2 का मतलब 3.5, माइनस के 3.5, तो माइनस का 3.5 क्या यहाँ पे आएगा क्या? ये माइनस का 3.5 है ना। y को 0 के तो x का मान आ गया माइनस के मतलब ये वाला बिंदु, इस बिंदु को हम लिख देंगे माइनस का 7/2। फिर आप एक बार x को 0 करेंगे, x को 0 कितना आया? माइनस का 7 उधर जाके, जैसे x को 0 कितना आया? 5y + 7 = 0। फिर ये जाए 5y बराबर -7, तो y बराबर -7/5, माइनस का 7/5 आप जानते कितना? 5 अब ये हो जाएगा -1.4, -1.4 है ना। तो y का मान हो गया बेटा -1.4, ये माइनस का 1 रहा, इसके बीच में कहीं ना कहीं -1.5 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा? -1.4। मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा डायरेक्टली, बस आपको बता रहा हूँ। एक बार x को 0 किया तो ये वाला बिंदु आ गया, और फिर y को 0 किया तो ये वाला बिंदु आ गया, ठीक है। अब दोनों को आप क्या कर देंगे? दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और दोनों को ज्वाइन करते आपके पास दोनों का डायग्राम आ जाएगा। ये इस रेखा का क्या हो गया? आपके पास डायग्राम हो गया। थोड़ी रेखा टेढ़ी बन गई है ना, तो कोई माइंड मत करना, ठीक है। ये ऐसे अभी भी है लेकिन चलता है, ठीक है। तो ये रेखा कौन सी बन गई आपके पास? ये डायग्राम बन गया आपके पास किसका? 2x + 5y + 7 = 0। क्या मेरी बात सारे बच्चे समझ गए? है ना। जब भी आपके पास x भी हो, y भी हो, अचर हो, तो एक बार x को 0, एक बार y को 0, ऐसा करना है आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद में आप एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। देखना जरा, ओके सुनो। अब करते हैं हम कौन सा वाला, जैसे मान लो मैंने ये बताया आपको, ये तो ये डायग्राम कौन सा है? x - y, तो इस x - y = 0, तो इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ y बराबर x, ये x बराबर y, एक ही बात है। तो x है, y है, अचर नहीं है, तो जिसमें केवल x और y होते हैं उसका डायग्राम कैसे बनता है? मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। मतलब ये डायग्राम किसका कैसे बन जाएगा? इसका ऐसे, थोड़ा मूल बिंदु से गुजरेगा, है ना, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा ऐसे। ये डायग्राम किसका हो गया? y = x का डायग्राम। मेरी बात समझ गए? ये तीसरा वाला जिसमें आपको इसका बताता हूँ, x बराबर a का। कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये x बराबर a कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो देखो x बराबर a का मतलब, मुझे एक बात बताओ यारा, अगर x बराबर 2 होता तो हम क्या करते? x पर 2 चलते और y x के समांतर रेखा खींच दे। अब उसने कहा x बराबर a कौन से पक्षी का नाम है जानते क्या हम? x बराबर a तो हम जानते, उसने हमें मूर्ख बनाया है, तो हम उसको वापस भी क्या बना देंगे? मूर्ख बना देंगे। उसने हमें नहीं बताया कौन है a, तो हम भी उसको नहीं बताएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि x बराबर 2 होता तो y x के समांतर रेखा खींच देते। हमें उसने नहीं बताया कि a का मान क्या होता है, तो हम कहीं पर भी मान लेंगे। मैंने मान लिया कि ये है x बराबर a, और यहाँ पर एक रेखा खींच दी, और ये डायग्राम किसका बन गया? x बराबर a का। जब वो नहीं बताए तो x बराबर a, तो x पर कहीं पर भी किसी को भी a मान लो, ये a मान के वहां पर एक रेखा खींच देंगे, उसे कहेंगे x बराबर a। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? है ना। अगर आपको मान लो y बराबर b वाला पूछा उसने कि ये वाला बताओ y बराबर b, तो y b नहीं पता है हमें क्या होता है, तो हम कहीं पर भी मान लेंगे। मैंने यहाँ पे मान लिया, और y का मतलब है x अक्ष के समांतर रेखा, ये y बराबर b वाली रेखा। क्या आज के लेक्चर में मैंने जो रेखा आपको बताई है, क्या उसको वो आपके क्लियर हुआ? क्या आप घर पे एक बार और कोशिश करना, कुछ एग्जांपल्स अपने आप से लेना। और ये बेटा ये नहीं है कि बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, मैंने दोनों ही आपको मैंने कहा ना, ये समझने के ऊपर है
कि आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन एकदम पुअर स्टूडेंट जो है और अच्छे स्टूडेंट जो है, मैंने उन सब के लिए सबको लेकर मैं चला हूँ। एकदम बेसिक से मैंने इसको बताया है लाइंस को, कि लाइन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। बाकी कंसेप्ट हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं, लेकिन जब बेसिक ही क्लियर नहीं है तो हम इसका करेंगे क्या, डायरेक्टली कंसेप्ट का क्या करेंगे। इसलिए मैंने बेसिक्स के लिए एक छोटी सी क्लास आपको दी है। तो आई होप कि आप सबको सही भी, अच्छा भी लगा होगा और आप सबको समझ में भी आएगा। ओके, बाकी अगली क्लास में हम देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस टाइम। कैच यू ऑन टुमारो।